हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अचीवर्स एकेडमी। ठीक है, हम चैप्टर सेल पढ़ रहे थे। तो आज का जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, ठीक है, वो बहुत ही सीक्रेट कॉन्सेप्ट होता है, हर कोई टीचर नहीं बताता है। इन डेप्थ है थोड़ा सा। सेल चैप्टर सब हर कोई पढ़ाता है, मगर उसके अंदर सारी की सारी उसके फंक्शनैलिटी बता देते हैं, काम कैसे कर रहा है ये कोई नहीं बताता। ठीक है, तो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा पूरे लेक्चर को। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो सेल होता है, सेल के अंदर जो सबसे, अब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब जो भी प्लांट सेल होते हैं और एनिमल सेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर आ जाते हैं। प्लांट सेल में और एनिमल सेल में एक जो मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर सेल वॉल होती है, जो एनिमल सेल होता है उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेल वॉल जो करती है, जो सेल वॉल का काम होता है वो क्या होता है। ठीक है, सेल वॉल जो होती है वो एक रिजिड आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, जो कि सेल मेम्ब्रेन से पहले होती है। ये बेसिकली मैं अगर आपको दिखाना चाहूं तो अगर हम ये मान ले कि ये एक सेल है, ठीक है, तो ये वाली जो आउटर लेयर है, ये जो आउटर लेयर है ये हमारी सेल वॉल है। ठीक है, ऑफ प्लांट सेल। इसका काम क्या है? ये स्टॉर्म होती है। ठीक है, बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, जो प्लांट होते हैं वो मूव नहीं कर पाते हैं, वो स्टेडी रहते हैं एक जगह पे। तो उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, वो रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो ये सेल वॉल होती है। ठीक है, ये किसकी बनी हुई होती है? ये बनी हुई होती है सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक है दोस्तों, और ये होती है फुल्ली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? ये फुल्ली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। मतलब जैसे कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमिएबल होता है, कुछ ही चीजों को आने अंदर आने और बाहर जाने देता है। ये फुल्ली परमिएबल होती है, इसके अंदर कोई ऐसा रोक नहीं होती है कि कुछ ही चीजें अंदर आएंगी, कुछ भी चीज अंदर आ सकती है और कुछ भी चीज बाहर जा सकती है। ठीक है, ये क्या करती है? ये प्रोवाइड करती है रिजिडिटी, ये प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन और देती है एक शेप टू दी सेल वॉल। ठीक है दोस्तों, आई होप सेल वॉल क्लियर हो गया होगा। अब जैसे कि मैंने ये सेल का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, ये हो गया सेल वॉल। ठीक है, ये हो गया मेरा सेल की मेम्ब्रेन, ये हो गया मेरा न्यूक्लियस। अब जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल के अंदर जो होता है, जो वैक्यूल होता है, ठीक है, वैक्यूल जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि प्लांट के अंदर ये पानी लंबे समय तक स्टोर करके रखता है। कभी भी उसके अंदर पानी की नीड होती है तो ये वैक्यूल उसको रिलीज करता है। तो ये होता है हमारा सेल वॉल का फंक्शन, और सेल वॉल क्या काम करती है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो एक थिन फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग होती है ऑफ द सेल। ठीक है दोस्तों, ये बहुत पतली होती है, लिपिड्स की बनी हुई होती है। ठीक है, फैट्स एंड प्रोटीन्स की। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जाना था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बेसिकली इसी के अंदर जो होता है लेयर होती है, एक होती है हमारी हाइड्रोफोबिक लेयर, एक होती है हाइड्रोफिलिक लेयर। जो हाइड्रोफिलिक लेयर होती है वो अपर हेड होता है। ठीक है, जो मैंने बताया था ब्लड सॉरी पानी को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, इसलिए फ्लेक्सिबल होती है। और इसके अंदर क्या होता है? ये होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? ध्यान से सुनिएगा। अलाउ सर्टेन सब्सटेंस टू एंटर और लीव दी सेल। क्या करती है? कुछ ही मटेरियल्स को अंदर आने देती है और कुछ को बाहर जाने देती है जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इट सेपरेट दी सेल। अब इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? ये करती है सेपरेट दी सेल फ्रॉम अदर सराउंडिंग। मतलब सेल को, अब सेल वॉल जो होती है वो बेसिकली दो सेल्स के बीच में, ठीक है, उनको सेपरेट करती है। ठीक है, और क्या करती है? साथ में कंट्रोल करती है मूवमेंट को। क्या करती है? कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ द सेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि दोस्तों दो तरीके की ट्रांसपोर्टेशन यूज होती है। पहली होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरी होती है हमारी पैसिव ट्रांसपोर्ट। दोनों में डिफरेंस क्या होता है आइए जानते हैं।
दोनों के अंदर बेसिक जो डिफरेंस होता है वो ये होता है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, जो मेजर डिफरेंस है, ये यूज करता है एटीपी। ठीक है, एटीपी इज यूज्ड ड्यूरिंग द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर कोई भी एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती है, नो एनर्जी इज यूटिलाइज। कहने का मतलब यह है, एक तरीके से जैसे जो हमारा ऑस्मोसिस होता है, ठीक है, या डिफ्यूजन होती है, वो क्या होता है, वो हमारा जब प्रोसेस हो रहा होता है तो उसके अंदर कोई भी एनर्जी जो होती है सेल की, बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एटीपी जनरेट करता है, वो यूज नहीं होता है। बट जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारा कब ट्रिगर होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारा तब ट्रिगर होता है जब सेल के अंदर किसी ऐसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है जो वहां पर प्रेजेंट नहीं होती है और वो बाहर की साइड पर होती है सेल से। ठीक है, लेट सपोज कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर इसको चाहिए कुछ, लेट सपोज इसको कोई सा भी एक एलिमेंट चाहिए, ठीक है, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, कोई सा भी एक एलिमेंट चाहिए, तो उसको ट्रांसपोर्ट अंदर करने के लिए, ठीक है, जो एनर्जी लगेगी, ठीक है, वो माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी की फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज करता है, वो एनर्जी यहां पर लगेगी, ठीक है, और वो कुछ ही मटेरियल को अंदर जाने देगा और अंदर से बाहर आने देगा। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस के अंदर एटीपी खर्च होता है। ठीक है, लेमन भाषा में जो है वो मैंने आप लोगों को ये बता दिया है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है इसके अंदर ये सिंगल वे होता है, अगर आप देखें तो एट अ टाइम सिंगल वे होता है। ठीक है, और जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ये हमारा बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आप लोगों को एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट बता दिया है। आ जाता है ना, मैं इसके जो डिफरेंसेस हैं वो आपको लास्ट में बता दूंगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जान लेते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अभी हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस से। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल, ये मेरी सेल है, ये मेरा न्यूक्लियस है, थोड़ा सा बड़ा बना है। न्यूक्लियस के अंदर होता क्या क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है इसके अंदर डीएनए। इट स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और क्या होता है न्यूक्लियस में? न्यूक्लियोलस होता है, और बेसिकली और क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, क्रोमेटीन होता है, अब जो ये हमारी बेसिकली जो सेल है, देखो दोस्तों, मैं थोड़ा आराम से पढ़ाता हूं। आराम से पढ़ाने का कारण ये है कि आप लोगों को आराम से समझ में है। जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा, आप लोगों को बार बार ये वीडियो को पीछे कर करके देखना पड़ेगा, है ना। ये जो मेरा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के यहां पे पोर्स होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है इसके अंदर, एक पोर्शन और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस, NucLeolus, न्यूक्लियोलस। ठीक है, और इसी के अंदर हमारे जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटीन। अब यहां पर दो चीजें हैं, जब ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तब ये जो हमारा डीएनए, ये जो हमारा क्रोमेटीन होता है, ये फॉर्म ले लेता है हमारी जो एक्चुअल क्रोमोसोम,
जो हमारे एक्चुअल क्रोमोसोम जो जिस फॉर्म में होते हैं, जो कि हमारे इस तरीके की फॉर्म में होते हैं, ये ले लेता है, ठीक है। बट जब ये अंदर की साइड पे रहता है, जब ये नॉर्मल फेज में रहता है, तब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बिखरा हुआ हो रहता है, ठीक है। अब ये जो हमारा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है, ये सॉरी, क्रोमैटिन, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड्स करते क्या है, ये हमारे कैरी करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशंस। क्या करते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशंस। जेनेटिक इंफॉर्मेशन, अब इसके अंदर आ जाते हैं हमारे फर्स्ट जीन्स, ठीक है। और ये जो जीन्स होते हैं ना दोस्तों, ये जीन्स 99.9%, ठीक है, ये एक फैक्ट बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 99.9% लोगों के अंदर, अगर लेट सपोज इस पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, 300 करोड़ पीपल है, ठीक है, 300 करोड़ लोग रह रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं, ज्यादा है इससे, तो उनके अंदर 99.9% जो जीन्स है वो सेम है, जो 0.1% है वो आप लोगों को डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है, डिफरेंट जो डिफरेंस है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है, बिटवीन वन एंड वन अनदर, है ना। ये जो अब मैंने आपको बता दिया, इसे क्या क्या पार्ट है, न्यूक्लियोलस है, डीएनए है, पोर्स है, क्रोमेटीन है, ठीक है, आरएनए भी होता है जिसको हम राइबो न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सारा का सारा जो पार्ट होता है ये हमारा न्यूक्लियस का पार्ट होता है, ठीक है। अब बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर तो हमारी ये सारी चीजें कवर हो गई हैं। अब अगला जो पार्ट हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम ये जानेंगे कि इसके साथ एसोसिएटेड और क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे न्यूक्लियस के बराबर में जो होते हैं, ठीक है, वो हमारे होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है दोस्तों। अभी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इनका काम क्या होता है, पहले हम ये जानते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, न्यूक्लियस के अंदर जनरेट होता है प्रोटीन, ठीक है, राइबोसोम्स क्रिएट होते हैं, है ना। राइबोसोम्स आर क्रिएटेड इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है। कैसे होता है, जो डीएनए होता है, डीएनए इंफॉर्मेशन देता है मैसेंजर आरएनए को कि आपको क्या बनाना है, आपको एक प्रोटीन सिंथेसाइज करना है। ये प्रोटीन, ये एमआरएनए न्यूक्लियोलस में जाता है, ठीक है, और वहां पे राइबोसोम्स की क्रिएशन करता है, ध्यान से सुनिएगा। अब एक्चुअली में होता क्या है, कुछ राइबोसोम्स ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में होते हैं, क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में कुछ जो होते हैं वो क्या कहते हैं, राइबोसोम्स ऑलरेडी होते हैं जो प्रोटीन सेक्रीट करते हैं, ठीक है। यहां से प्रोटीन सेक्रीट किया, तो अब ये जो प्रोटीन यहां से जब सेक्रीट होता है, तो ये जो हमारे न्यूक्लियोपोर्स होते हैं यहां से ये अंदर जाते हैं, ठीक है, और ये कहां पे जाते हैं, न्यूक्लियोलस में जाते हैं। न्यूक्लियोलस में जाने के बाद ये कंबाइन करते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन कंबाइन करता है, किसके साथ कंबाइन करता है, एमआरएनए के साथ करता है, ठीक है, और वो राइबोसोम्स क्रिएट करता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये राइबोसोम्स क्या है, फिर ये बाहर निकलते हैं, कहां से, इन पोर्स के जरिए फिर दोबारा से बाहर निकलते हैं और कहां पे चले जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। आई होप दोस्तों समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब वो कहां चला गया है, यहां पे मेरा बना बाहर की साइड पर जो ऑलरेडी मेरे जो राइबोसोम्स प्रेजेंट थे, उन राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज किया, ठीक है, डीएनए ने आरएनए मैसेंजर आरएनए को सिग्नल किया कि भाई तेरे को अब ये प्रोटीन क्रिएट करना है, ठीक है, ये XYZ वाला जो प्रोटीन है ये क्रिएट करना है, उसके लिए बाहर से
ठीक है, साइटोप्लाज्म में तैरता हुआ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ साइटोस्केलेटन वो अंदर चला गया, यहाँ पे उसने जाकर के राइबोसोम्स क्रिएट किया। अब वो राइबोसोम दोबारा से इन पोर्स के थ्रू कहां पर आ गया, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो यहां पर आ गया। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो मेरे दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्मूथ और एक होता है मेरा रफ, ठीक है। ये मेरी साइट होती है जहां पे एग्जैक्टली जो मेरे प्रोटीन है वो सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जो मेरे राइबोसोम्स हैं वो मेरे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाकर के चिपक जाएंगे। ये मेरी देख लेते हैं, ये मेरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे मेरे जो हैं ये मेरे राइबोसोम्स आकर के, ये मेरे राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। यहां पर आकर के ये अटैच हो जाते हैं और फिर उसके बाद ये यहाँ पे जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज करना होता है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। प्रोटीन सिंथेसाइज टेक प्लेस इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, जब ये रफ यहां से प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, ठीक है, वो प्रोटीन सिंथेसाइज होने के बाद कहां पे जाता है, आफ्टर प्रोटीन इज synthesized in rough endoplasmic reticulum, it get transported to Golgi apparatus। कहां पे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं दोस्तों, गोल्गी एपरेटस में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। गोल्गी एपरेटस मेरे क्या होते हैं, ये होते हैं पैकर्स एंड मूवर्स। कौन होते हैं, पैकर्स एंड मूवर्स। जैसे हमारे यहाँ पे अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स है, वैसे ही सेल के अंदर हमारे पैकिंग और मूविंग ऑफ प्रोटीन करते हैं, ठीक है। अब क्या है, सेल मेरा प्रोटीन सिंथेसाइज हो गया है, प्रोटीन सिंथेसाइज होने के बाद मेरा गोल्गी एपरेटस में चला गया है। गोल्गी एपरेटस के अंदर मेरी दो साइकिल होती है, एक होती है सिस, ठीक है, और एक होती है मेरी ट्रांस, ठीक है दोस्तों। इसकी साइकिल होती है, जो सिस होता है इसके ऊपर जो होता है वो प्रोटीन एक्सेप्ट होता है, ठीक है। प्रोटीन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है वो यहां से एंटर होता है। अब इसके बीच में जो फंक्शन होता है, इसके बीच में जो ऑपरेशन, जो सेल ऑपरेशन परफॉर्म करती है वो करती है, ठीक है, एडिशन करेक्शन ऑफ प्रोटीन बेसिकली, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर क्या होता है, यहां पे करेक्शन होती है गोल्गी एपरेटस के अंदर, जो ट्रांस वाली फेज मिडल ऑपरेशंस होते हैं, करेक्शन होती है, सॉर्टिंग होती है और ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है, किसी प्रोटीन की। अब उसके बाद क्या होता है, ये प्रोटीन ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है मैं वो बता देता हूं आपको। जो गोल्गी एपरेटस का ट्रांस होता है, वहां से ये बबल की फॉर्म में, ठीक है, साइटोप्लाज्म में जाएगा। साइटोप्लाज्म से विद द हेल्प ऑफ स्केलेटन, जो कि प्रोटीन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होता है, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होता है, उसके जरिए ये सेल मेम्ब्रेन तक जाएगा। तो ये पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी मैंने आप लोगों को बता दी है कि प्रोटीन को कहां से सेल को कहां से सिग्नल आता है प्रोटीन सिंथेसाइज करने का, कहां पे वो सेल क्या कहते हैं, उन कंपोनेंट्स, उन ऑर्गेनेल्स को बनाते हैं जहां जो आगे फटकर वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, फिर वो किस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है, वहां पे प्रोटीन को सिंथेसाइज करके गोल्गी एपरेटस तक आता है, फिर गोल्गी एपरेटस से किस तरीके से वो सेल मेम्ब्रेन तक जाता है।